आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है टू मेक देम मोर ब्यूटीफुल। अच्छा लोग आएं, लोग इसको इन चीज़ों को एंजॉय करें। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में सिलेबस जो है वो अलग अलग है। किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट ना करे। टीनेजर्स है वो क्यों ड्रग यूज करते हैं या सुसाइडल थॉट्स उनको आते हैं। आंखों को बेदार कर दे वादे दीदार से, आंखों को बेदार कर दे वादे दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे गुफ्तार से। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत बाट। और नाजरीन, मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है, पिछला एपिसोड हमें वक्त की नज़ाकत की वजह से रोकना पड़ा था। तो आइए बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं गांदरबल के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ मसले मसाइल हैं इनके। आज से ठीक 1-1.5 साल पहले यहीं पे रूबरू की टीम का एक प्रोग्राम हुआ था। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ईमानदार न हो एजुकेशन के तई, एजुकेशन की पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, जो भी हमारे बच्चे इनका फ्यूचर ठीक होना चाहिए। चाहे कि सरकारी स्कूलों में बहुत तालीम याफ्ता हमारे बच्चे हैं। जो हमारे प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल है, अक्सर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल है टीचर ज्यादा है, बच्चे कम है। तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो आया है NEP आया है 2020, जो आया है 2020 आया है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट जो स्टूडेंट जिसमें जिसको इंटरेस्ट होगा वो वही सब्जेक्ट ले सकता है। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगी कि गांदरबल जिले में कितनी डेवलपमेंट देखने को मिली। देखिए, आप लोगों ने डेवलपमेंट के ऊपर बात की है। मैं पहले सबसे बात ये कहूँगा, जब से DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन हो गया और हमारे 3 टाइम सिस्टम पंचायत सिस्टम, आज आप एक एक घर में जाए, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो हमारे सड़क का मसला हो, चाहे ट्रांसफर का मसला हो, चाहे और किसी चीज़ का मसला हो, वो आप सब लोगों को दिखने को मिलेगा वहाँ पर। चाहे वो कोई भी काम हो आज होता है। हमारे हिसाब से मैं अपनी बात करूँगा, हमारे एक साल में 71 लाख रुपए आते हैं फंड, जो अपनी तरफ DDC फंड से आते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें पहले क्या होते, पहले हम मोहताज होते थे एक ट्रांसफार्मर के लिए। आज घर में कम से कम 30-30 घर वो जो है उनके पास अलग ट्रांसफार्मर है, 20-20 घर उनके पास अलग ट्रांसफार्मर है। और ये भी हम कहेंगे, पहले जब कोई काम था, कोई भी, चाहे हमारा कोई भी मंत्री था, कोई MLA था, वटेवर कुछ भी था, वो 2 लाख या 3 लाख काम देते थे एक गांवों के अंदर या एक पंचायत के अंदर। आज आप देखिए एक एक पंचायत के अंदर, चाहे वो सरपंच साहब का काम हो, चाहे DDC साहब का काम हो, चाहे BDC साहब का, चाहे वटेवर किसी काम का, आप एक पंचायत के अंदर जाए, कम से कम 150 काम आज चल रहा होता है। आज कल ही एक टेंडर निकल गया, आप देखिए एक एक पंचायत में कितने टेंडर्स निकल रहे हैं। वो कोई सेक्शन नहीं, कोई डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी रोड का मसला हो, किसी चीज का मसला हो, मेरे ख्याल से वेल डेवलपमेंट होगी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, अच्छी हो रही है और इंशाल्लाह हो भी जाएगी। डेवलपमेंट की बात जब हुई तो डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे अभी भी है कि वो अभी हुआ नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में वो हो जाएगा। जैसे स्कूल का मसला है, हमारा जो वसन का स्कूल है बिल्कुल खस्ता, 10 साल से मैंने दिए सबको, जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की सबको मैंने दे दी, उसकी हालत अब अभी उसी पे बात चल रही थी एजुकेशन पे, लेकिन उधर जब बैठने के लिए जगह ही नहीं है तो एजुकेशन किस चीज़ का होगा, कौन पढ़ाएगा उनको, जब टीचर को खुद जगह नहीं है उतनी हर एक फैसिलिटी। दूसरी जो ग्राउंड का मसला है वो भी पेंडिंग रह गया,
कुछ मैं कुछ आपको यहाँ लोग पे रोकना चाहता हूँ। अभी भाई साहब ने कहा कि 71 लाख एक पंचायत को मिलते हैं डेवलप करने के लिए, तो एजुकेशन के हिसाब से आपने क्या फंड रिलीज किया है एजुकेशन सेक्टर को? एजुकेशन सेक्टर को जो फंड हमें रिलीज करना था उसके लिए मतलब हमारे पास जमीन आइडेंटिफाइड नहीं था, वरना जो हमारा कैपेक्स का पैसा होता था। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल बिल्डिंग आती है, बिल्डिंग के लिए आपने टीचरों को इस्तेमाल किया, टीचरों के लिए बैठने के लिए सीट्स नहीं है, उनके लिए आपने क्या किया? नहीं दिया ना है, वो तो है। जब जो हमारी मेन है, जितने भी हमारी स्कूल है वुसन में, वो सब चल रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन स्कूल वुसन हाई स्कूल है उसमें जब जगह ही बैठने के लिए फर्नीचर को क्या करना है वहाँ। अभी तो जाओ, इस वक्त भी जाओ, बाहर बेचारा वो मिट्टी में बैठा है। तो कई बार से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अभी बहुत कमी है, बहुत। ये वुसन में नहीं, बहुत सारी जगहों में गांधरबल में। सबसे पहले मैं आवाम के ज़हन से ये बात निकाल देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 370 जो था ये आम लोगों के लिए नहीं था, ये खाली बड़े पॉलिटिशियन जो हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनके लिए था। अब इसकी वजाहत करके मैं बताऊंगा। हाँ, ज़मीनी सतह पे सब कुछ असर पड़ा है, लेकिन वो हुकूमत की ना होने की वजह से, यहाँ पे कोई ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ा है। जब हुकूमत आएगी, इलेक्शन होंगे, उसके बाद वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब भी मरकज़ से कोई भी जम्मू कश्मीर के लोगों या किसी भी स्टेट के लोगों के हित में कोई फैसला होता था, कोई भी कानून पास होता था, वो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, क्योंकि वो असम्बली में पहले पास होना था। बहुत सारे ऐसे कानून थे जो लोगों के हित में थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की असम्बली ने नहीं पास किए, क्योंकि वो बड़े पॉलिटिशियन की अपनी वो एक उनकी मनमानी थी और उनका अपना एक फ़ायदा था, उसके लिए वो नहीं होने देते थे। और जो भी आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के अंदर एक डिफरेंट इसका सियासतदानों का एक रुझान रहा है। आप मुल्क के बाकी रियासतों में देख लीजिए, MLAs की तनख्वाह एक कैटेगरी की थी और जम्मू कश्मीर के MLAs की तनख्वाह एक थी। बाकी रियासतों के मिनिस्टरों की तनख्वाह जो है वो एक कैटेगरी थी, जम्मू कश्मीर के मिनिस्टरों की एक कैटेगरी थी। जो भी फैसले थे 370 की आड़ में, वो सेक्रेटरीट लेवल पे और असेंबली लेवल पे, जिसका फायदा डायरेक्ट ब्यूरोक्रेट्स को और उस वक्त के सियासतदानों को मिल रहा था। सर, हमारे पास जो 71 लाख आते हैं, तो उसमें अगर हम एजुकेशन को पैसे देंगे, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऑलरेडी अपनी फंड्स अलग होती है, हम भी जो जहाँ जहाँ हमारी नज़र पहुँचती है हम वहाँ पर भी लगाते हैं। चाहे हम दो बड़े बिल्डिंग तो नहीं बना सकते, चाहे दीवार का मसला हो, ग्राउंड का मसला हो, वो हम भी करते हैं, हमारी पंचायत बाड़ी भी करते हैं। और रहे जो स्कूलों का मसला है, ये कम से कम 10 या 20 लाख से नहीं होगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ना चाहिए, ताकि जो किसी जगह लैंड आइडेंटिफाई हुआ है बट स्कूल नहीं बना है। हमारे छतरगुल में भी एक जगह है, वहाँ एक प्रॉब्लम आती है, वो मिडिल स्कूल है, हमने लैंड आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये रशीद साहब ने भी सही बात कही। अभी देखिए, इतनी बिल्डिंग्स बनी हुई है, उसमें कुछ ना कुछ खराबी होते हैं। अब ये भी हम कहेंगे हमारे पास जो फंड्स, अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लगा देंगे या किसी और डिपार्टमेंट पे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अपनी फंड्स होती है। अब हमारी क्या ग्राउंड लेवल पर जितने काम होते हैं हम वो करते हैं, जो एजुकेशन में उनके अलग फंड्स होते हैं, मेहरबानी करके वो फंड्स वो यूज़ करें एजुकेशन डिपार्टमेंट पे। थैंक यू। आपने अभी कहा ड्रेनें और दीवारें बनाना या नाले बनाना, क्या 70 साल में ड्रेनें और दीवारें और रोड नहीं बने थे? आप सर, आपने खुद भी देख लिया होगा कितने बने हुए थे, आपने खुद भी देखे। हम कश्मीर के लोग हैं, मैं अपनी बात करूंगा, अपनी छतरगुल की बात। हमारे छतरगुल में सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर थे सर। आज देखिए आप, एक एक पंचायत में 5-5, 6-6 ट्रांसफार्मर है। आज लोग परेशान नहीं है, आज पोल से परेशान, चाहे वो ये भी ठीक है, किसी जगह भी डेवलप नहीं हुआ, चाहे वो पोल का मसला हो, तार का मसला हो, ठीक है, एक ही टाइम तो सब काम नहीं हो जाएंगे। धीरे धीरे आप देखिए इस टाइम पे कितनी डेवलपमेंट होगी। मैं अपनी बात कहूँगा, मैं जब से काउंसिल बना हुआ है मैं खुश हूँ, क्योंकि पहले तो ये नहीं होता था ना। आज हमारे अंडर सब कुछ जो हम कर सकते वो करते, जो लोग बोलते हैं हम वो करते। पहले हम बात करेंगे आर्टिकल से पहले, जैसे कि आप सबको पता है कि कश्मीर में बहुत सारे स्टोन पेल्टिंग हुए, मिल्टन सी थी, और उसकी वजह से स्ट्राइक्स भी होते थे, और उसकी वजह से मैं कहता हूँ बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा हमारे पढ़ाई पे। और जो ही आर्टिकल 370 को हटाया गया, एक एबॉलिश किया गया, और वहाँ में हमने देखी कि स्ट्राइक्स भी बहुत कम हुए और मिल्टन सी भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। और जो हमारा एजुकेशन है वो एज माई पॉइंट ऑफ व्यू वो काफ़ी डेवलप हुआ एज कम्पेयर टू बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सर। तो सर ने जो बोला डेवलपमेंट के बारे में, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। तो आप हमारे ही GDC को देख सकते हो, मतलब वहाँ पर मतलब वाटर
प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टूडेंट कॉलेज नहीं आ सकते हैं। आप हमारे कॉलेज में देख सकते हो, मतलब वाटर अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से मतलब स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं आ सकते। जमीनी सतह पे इसका क्या हुआ है? जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी बीडीसी नहीं देखा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी डीडीसी नहीं देखा, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने ज़मीनी सतह पे यहाँ पे सियासत को इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं देखा। और 370 के बाद यहाँ डायरेक्टली जिस फंड्स के लिए एक मिनिस्टर के पास, एक वज़ीर आला के पास लोगों को भीख मांगना पड़ती थी, वो फंड्स जो आज डायरेक्ट आवाम के पास आ रही है, वो उसका फ़ायदा आज डायरेक्ट आवाम उठा रहे हैं। जैसे अभी मेरे एक साथी ने डीडीसी काउंसिल के जो हमारे मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि आज लोगों को सेक्रेटरीट के चक्कर नहीं काटना पड़ते। हाँ, अफसरशाही है अभी, अफसरशाही को ठीक करने के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह काम करती है, लोग उसका साथ देंगे, और किस तरह कानून पास करती है, लोग उसका साथ देंगे। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो ऐसे लोग हैं जो लोगों को फायदा ना पहुंचाने के लिए अभी भी उसी वो आइडियोलॉजी जो वो नजरिया उनका चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी चेंज करनी है। बाकी ज़मीनी सतह पे जो काम हो रहा है वो 370 के बाद बहुत अच्छे काम हुए। जो काम डीडीसी ने किए वो किसी मिनिस्टर ने नहीं किए, जो काम सरपंच ने किए वो किसी मिनिस्टर ने नहीं किए, तो इससे बढ़कर क्या होना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहां तक ताउन किया, खासकर गांदरबल इलाके की बात करें, यहां पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मुफाद रहा? तो मैं इसमें ये कहूँगा कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक अच्छे लेवल पे अपना काम कर रही है टूरिज्म को और डेवलप करने के लिए। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो ईयरली अमरनाथ यात्रा होती है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट में होती है, और पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो मैकेनिज्म है वो उसके साथ इन्वॉल्व रहता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने में। इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स है, जैसे ये हमारी एक छोटी सी पार्क यहाँ पे है, या इसके अलावा सोनामर्ग है, ये मानसबल लेक आता है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है टू मेक देम मोर ब्यूटीफुल। अच्छा लोग आएँ, लोग इसको इन चीज़ों को एंजॉय करें, लोग क्या हम बोलते हैं वाटर बोटिंग वगैरह करें, राफ्टिंग वगैरह में अब गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता कर रही है। सो मुझे यही लग रहा है कि आउट ऑफ एवरीथिंग कि इस सब के पीछे क्या है, वी नीड सम पेशेंस, क्योंकि जिस तरीके से हम गुजर रहे हैं, जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, वी नीड सम पेशेंस, इसमें कुछ सब्र की ज़रूरत है। आज हमारी बच्चियां इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हैं। आप सब लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि गांदरबल इलाके में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या कुछ तब्दीलियां हैं? When it comes to women empowerment associated with our district Gaunderbal, there were a lot of problems when we were talking about the career, I mean the development when it's associated with the women. So there were gender bias, discrimination, limited opportunities or lack of support. But nowadays we see that girls, they are working for the national progress as well as they are developing their careers. So they only need to change the negativities which become the misconceptions or the misbeliefs about them. So I think we are being provided with each and every facility, especially when associated with education. So that's actually making ourselves confidential, and that's also adding to the knowledge, I think the awareness of the women, and they are truly working towards the development of the society as well as themselves. वैसे मौजूदा दौर में ये खुशाइंद बात है कि औरतों को बहुत सारी सहूलियत मिल रही है पेरेंट्स की तरफ से कि वो अपने पोटेंशियल को प्रूव कर रही है। लेकिन अगर हम देखेंगे समाजी एतबार से औरत वही औरत है जो पिछड़ी हुई है। मतलब हम पेरेंट्स तो चाहते हैं कि हमारी बेटी तरक्की करे, अपना नाम रोशन करे, आगे चले, और औरत खुद भी चाहती है कि मैं अपने आप को प्रूव करूं, मैं बेचारी बन के ना रहूं। लेकिन समाजी दबाव हमारे माशरे में इतना है कि हम अपने पोटेंशियल को दबा दबा के चलते हैं। एक तरफ से हमें आज़ादी तो मिल रही है, एक तरफ से हमें तो ये कहा जा रहा है कि औरत आज़ाद है, लेकिन दूसरी तरफ औरत आज़ाद नहीं है। उस पर बहुत सारी समाजी पाबंदियां हैं और उसको यही कहा जाता है आखिरकार क्या चीज़ करूँ, चीज़ आखिरकार किचन संभालूं बेचीन की ही करूँ। लेकिन
اس کی خواہشات کو، اس کے پوٹینشیل کو کس طرح کچلا جاتا ہے، یہ ایک عورت ہی سمجھتی ہے. ہاں، یہ ایک پروفیسر ہے، ایک لیڈی پروفیسر بن گئی ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر بن گئی ہے، پائلٹ بن گئی ہے، پولیس آفیسر بن گئی ہے، آرمی آفیسر بن گئی ہے، پرائم منسٹر بن گئی ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم اس کی پرسنل لائف دیکھیں گے، وہ وہی پچھڑی ہوئی عورت ہے جیسے وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اندرونی طور پر اس کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن بظاہر وہ کمائی کی ایک مشین تو بن گئی ہے، لیکن اندرونی طور پہ وہ خوش نہیں ہے، بالکل پچھڑی ہوئی ہے. ہر ایک بچی کو اس وقت اسکول میں لے جانے کے لیے گورنمنٹ ایک پالیسی مرتب کرے کہ کسی بھی گھر میں کوئی بچی جو ہے وہ اسکول کے بغیر نہ رہے. بنیادی طور پہ بچی کو تعلیم ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنے مقام سے روشناس ہو سکے کہ ایک عورت کا مقام کیا ہے معاشرے کے اندر، مذاہب کے اندر اس کو کیا مقام دیا ہے، کس مذہب نے کیا مقام دیا ہے. سب سے پہلے اس کو تعلیم کے نور سے آراستہ کرنا چاہیے، یہ گورنمنٹ کی پالیسی رہنی چاہیے. اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ کہ گورنمنٹ ایک اقدام اٹھائے کہ کوئی بھی بچی جو ہے، کوئی بھی بہن جو ہے، کوئی بھی ماں جو ہے، اس کو خود مختار کرنے کے لیے دستکاری کا سسٹم چلائے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے کما سکے. تھوڑا ہی لیکن اپنے ہاتھ سے جو مرد، آپ دیکھ لیجئے سوسائٹی میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرد اپنے ہاتھ سے کماتا ہے وہ دوسرے مرد کا محتاج نہیں رہتا ہے، وہ خود اپنی لائف جیتا ہے. اسی طریقے سے اگر ایک عورت اپنے ہاتھ سے 10 روپے کمائے وہ اپنے خامد کی، اپنے بھائی کی، اپنے باپ کی محتاج نہیں رہتی ہے، تو اس کو اپنے مقام کا پتہ چلتا ہے. اگر یہ عورت اس چیز سے دور ہے تو پھر اس کو خامد کی محتاجی کرنی پڑتی ہے، بچے کی محتاجی کرنی پڑتی ہے، بھائی کی محتاجی کرنی پڑتی ہے، باپ کی غلامی کرنی پڑتی ہے. یہ چیز جو ہے اس چیز سے عورت کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے. گورنمنٹ نے کیا پالیسی مرتب کی لیے دیکھ لیجئے. گورنمنٹ نے کہا کہ ہم عورتوں کو لون دیں گے اور لون پہ اپنا بزنس سیٹ اپ کریں گی، لیکن لون دینے کے بعد ان کا بزنس سیٹ اپ نہ ہو سکا، وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی. آج جموں کشمیر نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں خواتین ڈپریشن کا شکار ہیں، گورنمنٹ کے لون کے نیچے دبی ہوئی ہیں اور گورنمنٹ کی اس پہ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ان کو اس ڈپریشن سے کیسے نکالیں. گورنمنٹ نے جو لون دیا ہوا ہے جس عورت کو اس کا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے یا اس کو امپاور کرنے کے لیے، وہ اس وقت ڈپریشن کے شکار ہیں. گورنمنٹ کو سب سے پہلے چاہیے کہ اس لون کو اس عورت سے اس لون کو معاف کر دیا جائے تاکہ وہ ڈپریشن سے باہر آئے. اس سے بہتر ہے کہ کوئی ایسی پالیسی مرتب کرے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائے، چاہے وہ ٹیلرنگ کا کام ہو، چاہے اس کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی اسکل وہ کر سکے تاکہ وہ 10 روپے کی آمدنی خود کما سکے، وہ کسی کی محتاج نہ رہ سکے. وہ خود امپاور اسی کو کہتی ہے. جہاں ان کا کہنا ہے کہ ایک عورت ابھی بھی وہی عورت ہے گھر کے 4 دیواری کے اندر سمٹی ہوئی سی، سسکتی ہوئی سی، بلکتی ہوئی سی. اس کے پیچھے کیا کارن ہے وہ ہم اس بہن سے جانیں گے. جیسے کہ سر بات ہو رہی ہے وومن امپاورمنٹ کے بارے میں، اس میں تو بہت ساری چینجز بھی آئی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ مسئلے ہیں جیسے کہ ڈیسیجن میکنگ. گھر میں جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اگر عورت بولتی ہے بیچ میں تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں بولنا ہے، مطلب آپ نہیں بول سکتے. چاہے کوئی بھی ڈیسیجن، میرج یا کوئی بھی ڈیسیجن ہو فیملی میں، اس کو نہیں بولا دیا جاتا ہے. وہاں پر پیٹریارکل سسٹم ہے، یہاں پر زیادہ تر مردوں کا، پیرنٹس کا زیادہ چلتا ہے. اگر مطلب والد کہتا ہے ایسا کرنا ہے تو ماں مانتی ہے، اگر ماں کہتا ہے ایسے کرنی، مطلب عورت کا کہیں بھی نہیں مانا جاتا ہے آج بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کچھ تبدیلیاں آنی چاہیے؟ مطلب برابر رائٹس ملنے چاہیے، جیسے کہ ایک میل کو رائٹس ملتے ہیں ہر کسی جگہ بولنے پر، وہاں پر ایک عورت کو بھی رائٹس ملنی چاہیے. عورت مطلب دن رات محنت کرتی ہیں اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ محنت کرتی ہے، پھر اس کے باوجود بھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. مطلب ایک بیٹی ہوتی ہے وہ اپنے مائکے میں ہوتی ہیں، پہلے پیرنٹس کی خدمت کرتی ہیں، پھر سسرال میں جاتی ہیں، یا چاہے بھی نوکری بھی کرتی ہے کچھ بھی، اس کے باوجود بھی وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ ایک عورت ہو. عورت کو آج اگر بیٹی اور جب لڑکا اور لڑکی ہوتے ہیں، اگر لڑکی کو 5 منٹ بھی دیر ہو جاتے ہیں گھر جانے میں تو اس کو ڈانٹ پڑتی ہے وہاں پر، آپ کو دیر کیوں ہوئی. ایک لڑکے کو نہیں کہا جاتا ہے، ہر کسی جگہ لڑکی کو غلط ٹھہرایا جاتا ہے. بات ہو رہی ہے وومن امپاورمنٹ پہ. اگر ہم گورنمنٹ کا دیکھیں گے تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہو پا رہا ہے، ان کے پار میں جو بھی ہے وہ کر رہے ہیں.
बट द थिंग इज जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो उसका जो कोर है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो आई बिलीव जब हम हमारी फैमिलीज में हमारी बेटियों को सिखाएंगे हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, तब जाके जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी घर से निकल के तो वो उसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं. अगर हम हमारे फीमेल्स को घर पे ही बहुत ज़्यादा डिस्करेज करेंगे या अगर उनके दिमाग में समहाउ कभी दिख जाएगा कि कैसे डिफरेंस हो रही है बिटवीन अ बॉय एंड बिटवीन अ गर्ल, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाता है कि नहीं शायद ये मुझे नहीं करना चाहिए. तो जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है वो स्कूल से भी पहले घर से ही आएगा. तो जब तक हम घरों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं सिखाएंगे गर्ल्स को, तब तक वुमेन एम्पावरमेंट चाहे गवर्नमेंट कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना दे उसका हम कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे. देखो वुमेन को एम्पावर हर एक ने किया है, चाहे वो आप रिलीजन्स की बात करो, रिलीजन ने भी एम्पावर किया है किसी भी रिलीजन को. मैं इस्लाम जानता हूँ, इस्लाम में सूरह निसा है, एम्पावर किया है. आप क्या बोलते हैं हिंदू मैथोलॉजी की तरफ जाइए, वहाँ देखिए आप कितनी उनको उनके गॉडेसेस वगैरह है, कितना ऊंचा मुकाम दिया है. मैं समझता हूँ एक छोटी सी बात, मैं भी माँ से ही जना हूँ, मेरी भी बहन है. एक छोटी सी बात यह है जो मेरी इस बहन ने कहा कि सबसे पहले वुमेन को अपने आप को खुद एम्पावर करना है. आपने न जाने क्यों खुद को दूसरों से छोटा समझा है. वाई आप खुद को बराबर समझिए ना. आपको राइट्स दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट आपके राइट्स पे बात कर रही है. आप अपने आप को उस काबिल पहले समझे. देखिए किसी जो मर्द होता है ना, ये अपनी पूरी जिंदगी वुमेन को डेडिकेट करता है. पहले अपनी मदर को, अपनी बहन को, फिर अपनी बीवी को, फिर अपनी बेटी को. और इससे ज़्यादा एक मर्द अब एक औरत के लिए नहीं कर सकता है. और अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनकी बेटियां होंगी, वो अपने बेटों से ज़्यादा एज अ फादर अपनी बेटियों से मोहब्बत करते होंगे. तो पहले मुझे लगता है फामी कि एक लड़की को खुद को पहले एम्पावर करना है, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं लड़कों से किसी भी हाल में कम नहीं हूं. और उसके बाद उसके पास कानून भी है, उसके पास उसके रिलीजन भी है जो उसको और एम्पावर करते हैं. थैंक यू. जैसे कि सर ने अभी बोला एक वुमेन को खुद एम्पावर होना है. पहले आप ये देखें क्या आप अपने घरों में अपनी बेटियों को एम्पावर होने देते हो? क्या आप उनको 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने देते हो? क्या आप उन्हें मतलब जो कि अभी सिस्टर ने भी बोला डिसीजन मेकिंग वो हमारे घर में है ही नहीं. आउटसाइड द कश्मीर अलो ही नहीं करते स्टडी करने के लिए. पहले हमें ये अपनी फैमिली से देखना है, ये इशू हमारे फैमिली से स्टार्ट होते हैं, ना कि गवर्नमेंट जैसे राइट दे रहा है ये हमें अपने फैमिली में पहले लागू करने हैं. जैसे कि अभी सर ने बोला यहाँ पे कि एक वुमेन को खुद एम्पावर होना होगी कैसे जब फैमिली सपोर्टिव है ही नहीं उसमें. जैसे कि मैं अपनी बात करूँगी, जब तक मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी मैं कैसे एम्पावर होंगी? जब वो मुझे बोलेंगे 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है तो मैं कैसे निकलूंगी, मैं कैसे खुद को एम्पावर करूंगी? जैसे कि सर ने बोला रिलीजन के बारे में, पहले रिलीजन तो हमें कहता है अपनी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है. उसी पस मंज़र में आप देखें तो जन्नत जब माँ के कदमों के नीचे है तो वही तो एम्पावर है ना. पहले रिलीजन का वही तो पहले एम्पावर है. तो उसके बाद हम अपनी बहनों को कहते हैं पढ़ो, खूब पढ़ो, पढ़ाई देते हैं. ये अपने अपने घर की आइडियोलॉजी है, कोई घर नहीं देता है वो अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करे. तो इसमें इतना ही कह सकते हैं हम अपने घर की आइडियोलॉजी चेंज करें. अभी ये सिस्टर कह रही थी कि हमें घर से आज़ादी नहीं मिलती है कुछ भी करने के लिए, क्योंकि सर ने कहा अभी कि हम लोग एलो कर रहे हैं जो भी अपनी डॉटर्स हैं या मदर. सबसे पहले तो हमें खुद पे बिलीव रखना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और जहां ज़रूरत पड़े कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने की भी इन अ पॉजिटिव वे. फॉर एग्जांपल व्हेन यू वांट टू गो टू स्टडी, आई थिंक नोबडी इवन नॉट इन कश्मीर, इंडिया या दुनिया के किसी भी कोने में कोई आपको नहीं रोकेगा कि आप पढ़ने के लिए मत जाओ. सो दैट इज या व्हेन यू कीप फैमिली सपोर्ट. अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो आज बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज हैं जो पेरेंट्स से हट के हमारी मदद करती है कि हम आगे पढ़ें. सो एजुकेशन में अगर आप कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तो उससे ज़्यादा एम्पावरमेंट की ज़रूरत भी नहीं है. अब अगर आप पॉलिटिकल इश्यूज़ को या रिलीजियस इश्यूज़ को लेके चलते हो तो वहाँ पर कंट्रडिक्शंस आ सकते हैं. बाकी फैमिली सपोर्ट करती है और जहाँ नहीं कर रही वहाँ आप लड़िए. पहले हमें जैसे कि हमारे जो भाई बहन हैं उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी राय दी,
वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में। मैं इनसे ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं होता है, कोई माँ बाप क्यों नहीं देता है कि उसकी बेटी पढ़ने जाए, अब्रॉड जाए, क्यों नहीं देती? इसका मेन रीज़न है कि वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे सोसाइटी पे डिपेंड है। ये खाली माँ बाप का जो है उसका कसूर नहीं है, ये सोसाइटी में भी डिपेंड करता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहते हैं कि आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि आपको राइट इक्वलिटी कैसे कहेंगे। मैं पहले ये कहूँगा कि सोसाइटी को पहले हमें ठीक करना है, क्योंकि जब कोई बाप भेजता है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, पड़ोसी आता है आज तो तुम्हारी बेटी 1 बजे घर आई, क्या करने की थी, यानी कि वो नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में सेट करता है और उसकी वजह से कोई भी पेरेंट्स अपने बेटी को बाहर नहीं जाने देती। मेरे हिसाब से पहले तो हमें सोसाइटी को ठीक करना चाहिए। यहाँ पर कुछ बहनों ने कहा कि उनको 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। गांदरबल से कुछ लड़कियां ऐसे सामने आई जिन्होंने फिश फार्म्स घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया था। पहली बात। दूसरी बात यह है, गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए खासकर लड़कियों के लिए काफ़ी सारी ऐसी स्कीमें आयद की जो लड़कियां खुद का एक सेटअप बनाना चाहती है, जिसमें आप टेलरिंग मशीनें देखें, जिसमें आप फिश फार्म्स देखें। हम आपसे ये क्वेश्चन जानना चाहेंगे, गांदरबल इलाके में कौन सी सहूलियात अभी तक फराहम की गई है लड़कियों को लेकर, उनको क्या दिया गया है, कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं? देखिए, गांदरबल में मुझे नहीं लगता कि औरतों के लिए कोई बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट जो चल रहा है जिसमें ख़वातीन खुद अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। बस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ये स्कीम है कि आप बैंक पे जाइए, लोन हासिल कीजिए और लोन के नीचे दबी रहें। ये गवर्नमेंट ने एम्पावर करने के लिए ख़वातीन को फिलहाल दिया है। अब 6 बजे के बाद जाने का जो अभी मेरी एक बच्ची ने यहाँ कहा, क्योंकि हालात ऐसे हैं, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरी बच्ची किसी भी हादसे का शिकार हो। अगर आप तालीम के लिए बाहर जाती हैं, अगर आप किसी इसके बिज़नेस के लिए जाती हैं, अगर आप किसी हुनर को सीखने के लिए जाती हैं, तो कोई भी भाई, कोई भी बाप उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है। अगर आप फालतू में 6 बजे के बाहर जाती हैं तो ख़वातीन हैं, औरत हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात पेश आ सकते हैं। उस वजह से वालिदैन का एक डर रहता है। ऐसा नहीं कि वो ख़वातीन को दबा के रखना चाहते हैं, उनके हकूक़ को सल्ब करना चाहते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि किसी के क्योंकि एक मर्द की इज़्ज़त जो है वो खुद की इज़्ज़त है, एक औरत की इज़्ज़त जो है वो पूरे माशरे की, पूरी सोसाइटी की है। इसलिए कोई भी बाप नहीं चाहेगा किसी भी बच्ची पे ऐसा हादसा हो जिससे सारी सोसाइटी शर्मनाश हो। एक बच्ची की तालीम पूरी सोसाइटी की तालीम है, एक बच्ची का एम्पावर होना पूरी सोसाइटी का एम्पावर होना है, एक मर्द का एम्पावर होना एक मर्द का एम्पावर होना है, एक मर्द की तालीम हासिल करना एक मर्द की तालीम हासिल करना है। इसलिए आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हर मज़हब ने औरत को कितना बड़ा मुकाम दिया है। लेकिन गवर्नमेंट को इस वक्त ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए सबसे पहले तालीम और उसके बाद साथ साथ में दस्तकारियाँ, हुनर, ताकि वो अपने हाथ से रुपये 10 कमा सकें, वो किसी की मोहताज ना हो सकें। यही एम्पावरमेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या एक लड़की के हुकूक क्या है, यहाँ आप भी हमें देख रहे हो। मैं इन सामीन से भी कहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हो आपकी घर में कोई प्रॉब्लम हो या कोई परेशानी हो लड़की को, तो वो 181 पे कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानी को जाहिर कर सकते हैं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के मसले व मसाइलों को सुना जाए तो हमारे दिए गए नंबरात पर हमें राब्ता करें, या सोशल मीडिया थ्रू आप हमें मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वक्त दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए।